Hello students, जय हिंद. दिस इज दीपक ठाकुर here and welcome to Learning Himachal. So aspirants, जो आज की वीडियो रहेगी इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एचपीजी के, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम्स यानी कि आपके एग्जाम्स में तो एचपीजी के काफी क्वेश्चंस आते हैं, बट हम 10 क्वेश्चंस की जो है वो पार्ट्स आपको लेकर आएंगे और उन 10 क्वेश्चंस को हम इस तरह से समझाएंगे कि साथ में आपका जो कंसेप्ट होगा वो भी आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चंस तो आपको पता चलेंगे ही, बट जो आपका कंसेप्ट होगा, उसकी डिटेल्स होगी, उस क्वेश्चंस की जो रूट्स होगा वो भी आपका क्या होगा, क्लैरिफाई हो जाएगा. इस तरह से जो है वो हम आज 10 क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपके 2022 में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए थे और मैंने उसी की कटिंग यहाँ पे लगाई है सो दैट कि आपको कंफर्म रहे कि ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? चलो फिर करते हैं इनको. देखो यहाँ पे आपको बोला है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग. इनकरेक्ट, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट. करेक्ट नहीं बोल रहा है आपको, यहाँ पे आपको बोला है इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि गलत है. तो अगर हम फर्स्ट देखें बहादुरपुर एंड बांदला रेंजेस, तो देखो बहादुरपुर एंड बांदला रेंजेस आपके कहाँ पे आती हैं? डेमी वैली. ठीक है, ये आपको पता होगा. बहादुरपुर एंड बांदला रेंजेस आपकी डेमी वैली में ही आती है, क्योंकि जो आपकी डेमी वैली है वो इन्हीं दो रेंजेस के बीच में जो है वो सिचुएटेड है. ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन तो ठीक है. क्लियर? ठीक है, यहाँ पे आगे चले. सेकंड वाला है आपका मारकंडा एंड धरती रेंजेस. तो आपको पता है कि ये जो रेंजेस हैं, दून एंड स्प्रून वैली, क्या ये सही है? आपको पता है दून एंड स्प्रून वैली आपकी कहाँ पे? सोलन में. और जैसे कि डेमी वैली आपकी बिलासपुर में है. लेकिन आपने पढ़ा होगा मार्कंड एंड धरती रेंजेस तो आपकी पोंटा वैली में आते हैं, यानी कि क्यारादा दून वैली में आते हैं, है ना. वो दून एंड स्प्रून वैली में तो आता ही नहीं है ना. जब आपने पढ़ा था ये तो क्यारदा दून वैली में आते हैं. तो मार्कंड एंड धरती रेंजेस जो हैं वो आते हैं आपके क्यारदा दून वैली यानी कि पोंटा वैली में. यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला जो सेकंड वाला है ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा. थर्ड आता है चंद्रताल लेक. तो ऑब्वियसली चंद्रताल लेक और कुंजम रेंज, कुंजम पास जो है जो कि लाहौल और स्पीति के बीच में है, उनको जोड़ता है. तो चंद्रताल लेक जो है वो आपकी कुंजम रेंज में ही आती है, यानी कि ये वाला ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ पार्वती रिवर. तो ऑब्वियसली पार्वती रिवर कहाँ से आती है? मणिकरण से. तो मणिकरण में वहां पे लेक है मणितलाई लेक. ठीक है, तो मणितलाई लेक से ही आपका जो है वो पार्वती रिवर निकलती है. ठीक है, ये तो पता होगा आपको, ये सब क्लियर होगा आपको. ठीक है, कि मणितलाई लेक से आपकी पार्वती रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है. क्लियर? और उसके बाद ये आपकी ब्यास नदी में आकर जो है वो मिलती है. क्लियर? बिकॉज इट्स ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर. इस हिसाब से अगर देखें तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. गलत सिर्फ सेकंड ऑप्शन है. तो सेकंड ऑप्शन यानी कि आपका सेकंड वाला ही गलत है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी. तो ऑप्शन डी क्या है आपका? इनकरेक्ट है. क्लियर? चले आगे. देखो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दिख रही होगी. फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी द खून्स आर द मार्शल पीपल ऑफ कांगड़ा. देखो सबसे पहले अगर बात करें तो खून्स जो मार्शल पीपल है कांगड़ा की नहीं, सिरमौर शिमला वाली साइड के, तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत होगी, है ना. सेकंड है द मोस्ट पॉपुलर डांस ऑफ किन्नौर इज कायांग. तो देखो मोस्ट पॉपुलर डांस तो कायांग है, क्योंकि कायांग डांस तो एक हिमाचल प्रदेश का भी मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है. ठीक है, जिसमें लड़के और लड़कियां जो है वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती हैं, सजती हैं, है ना. फिर उसके बाद एक यहाँ पे एक लोकल ड्रिंक होता है जिसको बोलते हैं शांग, या आप चांग भी बोल सकते हो. वो पीते हैं डांस करने से पहले, है ना. तो ये जो डांस है, अगर हिमाचल का फेमस डांस है तो ऑब्वियसली ये किन्नौर का भी जो है वो फेमस डांस ही हुआ, है ना. क्योंकि किन्नौर रीजन में ही इसको जो है वो परफॉर्म किया जाता है, यानी कि ये ऑप्शन तो आपका ठीक है. ठीक है, उसके बाद आता है बुरा इज अ फेमस ग्रुप डांस ऑफ मंडी. तो देखो बुरा जो है वो फेमस ग्रुप डांस तो है, बट वो मंडी का नहीं है, वो किसका है? सिरमौर का है. ठीक है, तो बुरा इज अ फेमस ग्रुप डांस ऑफ सिरमौर है, तो मंडी दिया यहाँ पे, यानी कि ये स्टेटमेंट भी गलत है. नेक्स्ट है द बुद्धिस्ट पीपल ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर परफॉर्म मास्क डांस. तो देखो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल्स है ना, तो जो मॉक्स या लामास वगैरह होते हैं, ठीक है, वो अपने लॉर्ड बुद्धा को जो है ट्रिब्यूट देने के उनके ऑनर में जो है वो अ, ये मास्क डांस जो है वो परफॉर्म करते हैं. और ये मेनली कहाँ पे होता है? लाहौल स्पीति एंड किन्नौर
डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, यानी कि यहीं के जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी जो है वो ठीक है। क्लियर? यानी कि ऑप्शन गलत कौन कौन से हैं? एक आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत है, एक आपका थर्ड ऑप्शन गलत है। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे। देखो नेक्स्ट है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपने बतानी। देखो यहाँ पे आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ना कि इनकरेक्ट, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे बोला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अलाउड द स्टेट फॉर सिल्वीकल्चर ग्रीन फैलिंग ऑफ 3 स्पीशीज ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। देखो रिसेंटली जो है वो, अभी अगर हम बात करें तो सिल्वीकल्चर ग्रीन फैलिंग, ठीक है, मतलब क्या है कि ग्रीन फैलिंग को अलाउ करना, यानी कि जो आपके ग्रीन ट्रीज होते हैं, ठीक है, और ये भी सही है कि 3 स्पीशीज यानी कि 3 टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं, जिसमें आपका खैर आता है, साल आता है, चील आती है। ठीक है, और ये जो है, देखो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, खैर, साल एंड चील। ठीक है, ये 3 जो स्पीशीज है ट्रीज जो हैं, यही अलाउ किए गए हैं अंडर द सिल्वीकल्चर स्कीम। ठीक है, और यहाँ पे 3 फॉरेस्ट रेंजेस को जो है वो कवर किया गया, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा, बिलासपुर एंड सिरमौर, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ही ये जो है वो अलाउ किया गया है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। ठीक है, तो ये जो है वो आपका सही ऑप्शन है, इसको आप टिक कर लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे पढ़े। सेकंड स्टेटमेंट दी फॉरेस्ट नेचुरली कवर एन एरिया ऑफ 37,947 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। देखो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू 2021 जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट थी, ठीक है, तो टोटल जो फॉरेस्ट कवर था हिमाचल का वो 37,947 स्क्वायर किलोमीटर ही था, जो कि अप्रोक्सीमेट 68.16% ऑफ द स्टेट ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है, तो मतलब कि ये वाली ऑप्शन भी आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट दी है प्रेजेंटली 30% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया स्पॉट फॉरेस्ट कवर। तो अगर हम बात करें अभी की, तो अगर देखो 68.16% तो फॉरेस्ट कवर है आउट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया से। ठीक है, तो 30% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया स्पॉट फॉरेस्ट कवर, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओनली 15,443 किलोमीटर स्क्वायर वाला एरिया जो है वही इसको स्पॉट करता है फॉरेस्ट कवर को आउट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो उस हिसाब से ये जो बनता है दैट इज अप्रोक्सीमेट 27.73% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो यानी कि यहाँ पे 30 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 27.73%, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद बोला है कि द एम ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज टू एनहांस द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट ऑफ 35% टू ज्योग्राफिकल एरिया बाय 2030। तो देखिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट जो है वो उन्होंने एक टारगेट एस्टेब्लिश किया है टू अटेन 30% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030 टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कि सिर्फ 35 के बजाय 30% ही यहाँ पे जो है वो टारगेट लिया गया है। उस हिसाब से ये वाली ऑप्शन भी आपकी गलत होती है। तो ऑप्शन आपकी 1 और 2 ही सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए आपको लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 गिवन है। ठीक है, फर्स्ट में बोला कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो यानी कि देखो अगर हम बात करें टोटल ज्योग्राफिकल एरिया तो वो तो दैट इज करेक्ट, क्योंकि 55.67 लाख हेक्टेयर ही है। ठीक है, अगर हम इसको किलोमीटर स्क्वायर में बात करें तो दैट इज 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, और हेक्टेयर में बात करें तो 55.67 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके अंदर टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशनल होल्डिंग का मतलब क्या है, ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग का क्या मतलब है। ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग का मतलब वो होता है कि जो लैंड, ठीक है, जो कि एंटायरली और पार्शली जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के यूज में की जाती है और ऑपरेट की जाती है सिर्फ एक पर्सन के द्वारा। ठीक है, विदाउट एनी टाइटल साइज और लोकेशन। ठीक है, तो वो होती है आपकी टोटल
या फिर ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग। ठीक है, तो अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशन होल्डिंग जो है वो है 9.544 लाख हेक्टेयर, यानी कि सेकंड का ई, फर्स्ट का ए। अब हम करेंगे थर्ड की बात, तो थर्ड की बात करेंगे एरिया ऑपरेटेड बाय नंबर ऑफ फार्मर्स। तो यानी कि अगर एरिया ऑपरेटेड बाय नंबर ऑफ फार्मर्स की बात करें तो दैट इज 9.97 लाख, तो यानी कि थर्ड का डी। ठीक है, कि जो फार्मर जो ऑपरेट कर रहे हैं हिमाचल में, वो सिर्फ कितना है 9.97 लाख हेक्टेयर एरिया ही जो है वो यूज कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एवरेज होल्डिंग साइज। तो अगर हम एवरेज होल्डिंग साइज की बात करें तो एवरेज होल्डिंग साइज अप्रोक्सीमेट आपका जो जाता है वो 1 हेक्टेयर के आसपास जाता है। तो एवरेज होल्डिंग साइज आपका 1 हेक्टेयर के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दैट इज 0.95 हेक्टेयर। तो उस हिसाब से देखें, यानी कि फर्स्ट का ए, सेकंड का ई, थर्ड का डी एंड फोर्थ का सी। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलें आगे। देखिए नेक्स्ट आता है आपका, इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखो फर्स्ट अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ खम्पास इज नोन एज शुजम चुंगी। देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी, शुजम चुंगी जो है वो आपकी खंपा की ट्रेडिशनल काउंसिल का नाम होता है, विच इज हेडेड बाय गोवा, विच इज हेडेड बाय गोवा। ठीक है, और ये जो वर्क करता है, ये वर्क करता है क्वासी जुडिशियल ऑर्गन ऑफ ट्राइबल इंडिया के हिसाब से, उस हिसाब से ये फंक्शन करता है, मतलब कि यहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेशन होती है मेन एंड वुमेन की। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी मतलब क्या है, करेक्ट है। सेकंड आता है द कॉमन टर्म फॉर विडो रीमैरिज यूज्ड बाय पंगवाल इज डोगरी। तो देखो पंगवाल जो टर्म यूज करते हैं विडो रीमैरिज के लिए वो होती है टोपी लाना। ठीक है, एंड डोगरी क्या है, डोगरी आपका क्या है, डोगरी इज अ मैरिज विच इज डन बाय एक्सचेंज। ठीक है, जो कि एक्सचेंज करते हैं उसमें। ठीक है, उस हिसाब से उस मैरिज को बोलते हैं डोगरी, लेकिन जो विडो रीमैरिज होती है उसको बोलते हैं टोपी लाना। ठीक है, इसको भी लिख लो, मैरिज बाय एक्सचेंज, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है, चले नेक्स्ट स्टेटमेंट। यानी कि इस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या है आपकी, रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट है द बुशेर स्टेट वाज आल्सो नोन एज माउन और मोन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो माउन और मोन भी इसका अदर नेम है बुशेर स्टेटमेंट का। ठीक है, जो आपकी बुशेर स्टेट है उसको हम माउन या मोन भी बोलते हैं। और आपको बता दें तो बुशेर क्या थी, एक राजपूत प्रिंसली स्टेट थी ब्रिटिश राज के टाइम पे। ठीक है, इसलिए इसको माउन या मोन भी जो है वो कहा जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू भगवंत पुराण किन्नर ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम द शैडो ऑफ ब्रह्मा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर हम बात करें तो भगवंत पुराण के हिसाब से तो किन्नर जो हैं, ठीक है, जो आपके किन्नर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम द शैडो ऑफ ब्रह्मा। वो अपने बोलते हैं कि वो ब्रह्मा के डिसेंडेंट। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे फॉर्मर हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे श्री वीरभद्र सिंह, वो भी जो थे 131st डिसेंडेंट थे किन्नर्स के। ठीक है, तो किन्नर्स का मतलब क्या होता है, किम प्लस नर, मतलब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, जो अगर हम बात करें तो अश्वमुखा भी हम इनको बोलते हैं। वो पीपल जो कि अश्वमुखा यानी कि आधे इंसान है और आधे घोड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ब्रह्मा के जो है वो डिसेंडेंट थे। इस हिसाब से भगवंत पुराण के हिसाब से बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, तो आप इसको भी जो है वो करेक्ट कर सकते हो। तो उस हिसाब से जो गलत स्टेटमेंट सेकंड है और सही स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ है। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है वो होता है। क्लियर फ्रेंड्स, चले आगे। देखिए इस ऑप्शन में आपने बताना है जो इनकरेक्ट है। ठीक है, जो कि सही नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें,
सेंट एंड्रयूज चर्च इन चंबा कैरीज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉटिश आर्किटेक्चर। तो देखो जैसे कि आपको पता है सेंट एंड्रयूज चर्च को जो है वो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड भी बोला जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो चर्च है इसको आप क्या बोलते हो, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। तो अगर आप इसको चर्च ऑफ स्कॉटलैंड बोलते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस होगा वो किसका होगा, स्कॉटिश आर्किटेक्चर का ही होगा, है ना। उस हिसाब से ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना, मतलब बिल्कुल एकदम सही स्टेटमेंट है ये तो। और अगर हम बात करें तो राजा ऑफ चंबा था, उसने ही जो था वो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। एंड ये जो चर्च थी वो फाउंड की गई थी रेवरेंड विलियम फर्ग्यूसन, ठीक है, जो कि फर्स्ट मिशनरी थे चंबा में, जिन्होंने सर्व किया था 1863 से लेकर 1873 तक। कौन थे ये, फर्स्ट मिशनरी इन चंबा, ठीक है। क्या नाम बताया मैंने इनका, रेवरेंड विलियम फर्गुसन, ठीक है। तो इस हिसाब से ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर ऑफ मनी महेश लक्षणा देवी टेम्पल इज इंडो आर्यन नागर स्टाइल, यानी कि शिखर स्टाइल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चर है मनी महेश लक्षणा देवी टेम्पल का, वो पेंट रूफ्ड टेम्पल है, ठीक है। पेंट रूफ्ड जो है वो टेम्पल है, ठीक है, जो कि एक सर्कुलर और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है विद स्लैंटिंग रूफ्स, ठीक है, रोज ऑफ स्लेट्स का जिसका बना होता है। तो ये क्या है, पेंट रूफ्ड है, ठीक है। तो इंडो आर्य नागर स्टाइल का ये नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है चंपावती टेम्पल इन चंबा इज बिल्ट इन ग्रेशियो बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गंधारा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की, तो चंपावती आपको पता है चंबा के जो राजा थे, राजा साहिल वर्मन, ठीक है, उनकी बेटी थी, और उन्होंने उन्हीं की याद में जो था वो ये मंदिर बनाया था, जिसमें माता दुर्गा की जो है वो पूजा की जाती है, उनकी मूर्ति जो है वहां पे आइडल रखा हुआ है। और ये जो टेम्पल है ये शिखर स्टाइल का है, यानी कि जो आपने इसमें पढ़ा शिखर स्टाइल, वो यहाँ पे, तो इस ये वाली जो लाइन है, ये जो वर्डिंग है ये गलत होगी यहाँ पे, क्योंकि ये टेम्पल जो बिल्ड किया गया था दैट इज इन शिखर स्टाइल, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन क्या है आपकी, यस बताइए, ये ऑप्शन भी क्या होगी आपकी, गलत होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्रास आइडल ऑफ द गोडेस एट छतराड़ी शक्ति देवी टेम्पल इन जम्बा डिस्ट्रिक्ट इज इन द कश्मीरी स्टाइल, ठीक है। देखो अगर हम बात करें छतराड़ी देवी का जो टेम्पल था चंबा में, वो बनाया था मेरू वर्मन ने, जो कि भरमौर के थे, उन्होंने बनाया था, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसमें 8th सेंचुरी का कश्मीरी स्टाइल यूज किया गया है, ठीक है, इंपीरियल स्टाइल जिसको बोलते हैं वो यूज किया गया है। स्मॉल ब्रास आइडल्स का ही जो है वो ये बना हुआ है, ठीक है, जिसमें जो माता की जो मूर्ति है वो ब्रास आइडल, ब्रास की ही बनी हुई है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही होती है। तो यानी कि अगर हम बात करें इनकरेक्ट वन की, तो वो सिर्फ सेकंड और थर्ड है। सेकंड और थर्ड का मतलब यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। चले आगे, देखिए चूज द इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको इनकरेक्ट आंसर ही यहाँ से जो है वो बताना है। दोबारा से आपको देखो वही चीज है कि इनकरेक्ट आपने बताना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखो अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट, अबोर्ड ऑफ गोडेस मथी इज इन चिटकुर। देखो आपको पता है कि जो ये मथी टेम्पल है, ये गोडेस मथी को जो है डेडिकेट किया गया है, जिसको आप गोडेस ऑफ किन्नौर भी बोलते हैं, ठीक है। और गोडेस ऑफ किन्नौर बोलते हैं, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, चिटकुल में, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी, करेक्ट है। सेकंड की बात करें, लिविंग ज्योग्राफिकल म्यूजियम इज लिंगटी वैली। देखो तो अगर हम लिंगटी वैली की बात करें, ये स्पीति की जो है वो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट साइड वैली है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो ज्योग्राफिकल म्यूजियम भी है, ठीक है। उसी के लिए जो है वो ये वैली जो है वो जानी जाती है लिंगटी वैली, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ज्योग्राफिकल म्यूजियम है, ठीक है, जहाँ पे फेमस फेमस जो है वो शेल्स एंड फॉसिल्स जो कि 250 मिलियन साल पहले के हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हुई, बिल्कुल सही हुई। नेक्स्ट आता है चसक भटोरी इज द हाईएस्ट विलेज इन
लाहौल स्पीति। देखो ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखो, चसक भटोरी जो है वो हाईएस्ट विलेज तो है, लेकिन लाहौल वैली की नहीं है। वो कौन सी वैली की है? पांगी वैली की है। पांगी वैली की हाईएस्ट विलेज जो है वो है चसक भटोरी। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन क्या है, ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ द किन्नर कैलाश मासिफ इज जोरकंदेन। यानी कि ये वाला जो है वो जोरकंदेन, जिसकी एलिवेशन एल्टीट्यूड 6473 मीटर के आसपास है। ठीक है, और टालेस्ट पीक है ये ग्रेटर हिमालय का, यानी कि किन्नर कैलाश रेंज का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो इस हिसाब से आपकी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चले आगे। देखो नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट। अगर बात करें यहाँ पे आपको जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, जो करेक्ट होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें तो महमूद ऑफ गजनी मेड रेड और नगरकोट कांगड़ा इन 1008 से लेके 09 एडी। देखो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, जो नगरकोट जो कांगड़ा में है आपका, ठीक है, वो मोहम्मद गजनी की 7th इन्वेजन थी, जो कि उन्होंने अप्रोक्सीमेट 1009 एडी में जो थी वो करी थी। उस पर अटैक किया था, मेडन अटैक किया था। ठीक है, तो यानी कि उस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है आपकी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है ह्यून त्सांग, जो कि आपको पता है चाइनीज ट्रेवलर थे, स्टेड फॉर सम टाइम एट सिरमौर विद द मॉन्क जयागुप्तम। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 632 एंड 633 एडी के बीच में, ठीक है, वो यहाँ पे रुके थे, सिरमौर में रुके थे, और जया गुप्तम के साथ ही वो यहाँ पे उन्होंने स्टे किया था। अप्रोक्सीमेट 12-13 महीने तक जो वो यहाँ पे रुके थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रिंस नासिर उद्दीन ascended the throne of कांगड़ा अंडर द नेम ऑफ मोहम्मद तुगलक। यहाँ पे देखिए ये जो स्टेटमेंट अगर आपको दी है, तो ये बात है 1337 की। ठीक है, जो मोहम्मद तुगलक थे, उन्होंने अटैक किया था पृथ्वी चंद्र पे, जो कि कांगड़ा फोर्ट में रहते थे। ठीक है, और प्रिंस नासिरुद्दीन जो थे वो सेंडेड थे थ्रोन ऑफ कांगड़ा, जिन्होंने मोहम्मद तुगलक के अंडर जो था, ठीक है, अंडर द नेम ऑफ मोहम्मद तुगलक, उन्होंने जो था कांगड़ा को संभाला था, उन्होंने उसकी राज गद्दी जो थी वो संभाली थी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, नगरकोट फोर्ट रिमेन अंडर द पोजीशन ऑफ तिमुरिलंग। ठीक है, तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें नगरकोट फोर्ट, ठीक है, तिमुरिलंग टिल एडी 1043। तो देखो तिमुरिलंग जो थे वो पैदा ही हुए थे 1336 में, है ना, क्लियर। उस हिसाब से वो 1043 में कैसे उसको जो है वो कर सकते हैं, उस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी आपकी, गलत होगी। ठीक है, हालांकि तिमुरिलंग ने 1398 एडी में दिल्ली सल्तनत पे जो था वो अटैक किया था। ठीक है, जो कि उस टाइम तुगलक डायनेस्टी जो थी वो रूल करती थी। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो वो करेक्ट है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, जो कि सही नहीं है, यानी कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ नदौन वाज फॉट बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ कहलूर, कहलूर रियासत यानी कि जो आज के टाइम पे बिलासपुर है, एंड द मुगल। ठीक है, बैटल ऑफ नदौन जो लड़ाई जो थी वो इन दोनों के बीच में ही लड़ी गई थी। ठीक है, तो उस हिसाब से जो बैटल ऑफ नदौन थी राजा भीमचंद और मुगलों के बीच में ही जो थी वो लड़ी गई थी, और मुगलों की साइड से आलिफ खान ने जो था वो इसको लीड किया था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता था कि किसने लीड किया था, तो आलिफ खान ने जो था वो लीड किया था, और कहलूर से राजा भीमचंद ने जो था इसको लीड किया था। ठीक है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन द बैटल ऑफ धलोक राजा जनार्दन ऑफ चंबा वाज डिफीटेड। तो बैटल ऑफ धलोक आपको पता है कि ये कब हुई थी, 1623 में हुई थी, राजा जनार्दन ऑफ चंबा और राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर के बीच में। ठीक है,
और जिसमें जो राजा जनार्दन थे चंबा के, उन्होंने हार गए थे, वो इस बैटल को लूज कर गए थे। ठीक है, तो यानी कि जनार्दन ऑफ चंबा जो थे वो डिफीट हो गए थे। और अगर कोई पूछे किसके किसके बीच हुई थी ड्लॉग, तो आपने बोलना है राजा जनार्दन ऑफ चंबा और राजा जगत सिंह ऑफ नूरपुर, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई थी 1623 में। ठीक है, जिसमें कि चंबा के राजा जो थे वो हार गए थे। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, राजा ऑफ इंदौर हरिचंद वॉज किल्ड बाय गुरु गोविंद सिंह इन द बैटल ऑफ बंगानी। देखो, तो बैटल ऑफ बंगानी जो हुई थी, ठीक है, वो गुरु गोविंद सिंह की फर्स्ट बैटल थी जो पहाड़ी राजा थे उनके साथ। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह ने ये लड़ाई तब लड़ी थी जब वो 20 साल के थे। ठीक, और ये पोंटक टाउन के आसपास जो थी वो लड़ाई हुई थी, और उसमें गुरु गोविंद सिंह को काफी अच्छी जीत भी मिली थी। ठीक है, एक विक्ट्री उनको जो वो हासिल हुई थी, उसमें जो था राजा ऑफ हिंदूर हरिचंद जो थे वो मारे गए थे। यानी कि आपका ये ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द गुरखास डिफीटेड द कांगड़ा फोर्सेस एट महल मौर्या इन 1806। जो गोरखास थे, ठीक है, जो गुरखास थे, उन्होंने क्या किया, कांगड़ा फोर्सेस को डिफीट किया था महल मौर्या में 1806 में। तो अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की, ठीक है, तो जो कांगड़ा के रूलर थे उस टाइम संसार चंद जी, उनको जो था वो महल मौर्या में हरा दिया था गोरखाज ने। ठीक है, 1806 में। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हालांकि जो गोरखाज थे वो कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि 1809 में महाराजा रंजीत सिंह ने जो था वो इसको टेक ओवर कर लिया था। क्लियर? तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी आपका जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं, तो करेक्ट मतलब नॉट करेक्ट तो मतलब इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे, देखिए ये आखिरी क्वेश्चन जो है वो इस टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको बतानी है। ठीक है, आपको इसमें जो बताना है वो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। और आपका स्टेटमेंट फर्स्ट जो दी गई है, दैट इज खोक्सर इज लोकेटेड ऑन द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम इंडियन प्लेन्स टू द वेस्ट एशिया। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, देखो तो खोक्सर, ये जो खोक्सर जगह है, ठीक है, आप इसको कैसे भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, ये जो जगह है ये है आपकी चंद्रा रिवर के बैंक में। ठीक है, तो चंद्रा रिवर के बैंक में है, और उस वो जो जगह है, ठीक है, वो एंशियंट ट्रेड रूट माना जाता है, जो कि इंडियन प्लेन्स को जोड़ता है वेस्ट एशिया के साथ। ठीक है, इंडियन प्लेन्स को वेस्ट एशिया के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। यानी कि ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है, द कॉइन्स ऑफ अदम्बरा शोज द ट्राइब वाज वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। यानी कि देखो, जो अगर हम बात करें कॉइन्स ऑफ अदम्बर्स, तो कॉइन्स ऑफ अदम्बर्स में किसका साइन था, बुल एंड त्रिशूल, यानी कि बैल और त्रिशूल का साइन था। तो वो क्या इंडिकेट करता है कि जो अदम्बरस थे वो वर्शिपर्स थे लॉर्ड शिवा के। यहाँ पे लॉर्ड विष्णु लिखा है, यानी कि ये गलत है, तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन महाभारत इट इज मेंशन दैट द अदम्बरा इज द नेम ऑफ द सेज व्यास। ठीक है, तो अगर हम महाभारत के हिसाब से चलें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला है कि इट इज मेंशन दैट द अदम्बरा इज द नेम ऑफ सेज व्यास। लेकिन महाभारत क्या कहता है कि जो अदम्बरास थे वो सेज विश्वामित्र के जो थे वो डिसेंडेंट थे। जहां पे वो सेज विश्वामित्र के डिसेंडेंट थे, उस हिसाब से सेज व्यास वाला ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, द ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ एचपी वर शंघ जनपदास। ठीक है, तो अगर हम बात करें ट्राइबल रिपब्लिक ऑफ हिमाचल प्रदेश की, देखो ये जो ट्राइबल रिपब्लिक्स ऑफ हिमाचल है या शंगा जनपदाज है, ठीक है, तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू महाभारत, तो वहां पे सेवरल स्मॉल ट्राइबल रिपब्लिक्स में जो था वो हिमाचल प्रदेश को डिवाइड किया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें कत्याना की, तो कत्यायना जो था उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ जनपदाज दी थी, एक दी थी मोनार्कियल और दूसरी दी थी रिपब्लिक। रिपब्लिक को जो है वो आप
शांग भी बोलते हो, ठीक है, या सांगा जनपदास भी बोलते हो, उस हिसाब से जो है वो आपकी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होती है कि यानी कि ट्राइबल रिपब्लिक ऑफ एचपी जो थी वो सांगा जनपदास थी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो इस हिसाब से आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 ये आपकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो अगर हम देखें उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। देखो गाइस 10 क्वेश्चंस थे जो कि हमने डिस्कस करे। नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चंस मैं और लेकर आऊंगा जो कि 2022 के ही पेपर के होंगे, उनको भी हम डिटेल्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो होप सो ये जो है वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड बाकी भी जो है वो क्वेश्चंस आपके और बन जाते हैं, वो मैंने आपको बताया डिटेल में। होप सो ये सेशन जो ये वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको जो है वो अब रेगुलरली जो है वो आपको 10 क्वेश्चन के सेट जो डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा मैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करें, इसको पढ़ें, इसके नोट्स भी बनाएं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।